एक नारा लगाएंगे। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बैठे हैं। नारे तो मुझे लिखने का शौक है और मैं बहुत नारे लिखता हूँ और अधिकांश नारे चरितार्थ भी हो रहे धीरे धीरे। तो आदिवासी विद्यार्थी की क्या है पहचान? लड़ाई पढ़ाई साथ साथ। जरा मुट्ठी बंद करके अपनी बुलंद आवाज के साथ में कहना है और उसके बाद में मैं 5-7 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आदिवासी विद्यार्थी की क्या है पहचान? लड़ाई लड़ना है, आवाज में दम चाहिए। आदिवासी विद्यार्थी की क्या है पहचान? धन्यवाद। बहुत सारी बातें इस मंच से हुई है, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। मेरे पूर्व वक्ता ने जैसे कि कहा कि मध्य प्रदेश में पहली बार 9 अगस्त 2010 को सेंधवा ब्लॉक के खट्टी में हम लोगों ने मनाया था। उससे पहले हम लोग महाराष्ट्र नंदुरबार जाया करते थे। तब हमने सोचा कि इसको लेकर जन जागृति ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश में होना चाहिए और मध्य प्रदेश में पहली बार इसका आयोजन किया। और धीरे धीरे अच्छी जो चीज है दुनिया में कभी रुकती नहीं, कभी छुपती भी नहीं है, और कोई जो अच्छे काम करने वाले वो छुपते भी नहीं है। तो अब दोनों तरफ चारों ओर मध्य प्रदेश में फैल गई और पूरे मध्य प्रदेश में आज पूरे हर्षोल्लास के साथ में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। दूसरी जो बात है वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। 9 अगस्त 2012 पहली बार जिला मुख्यालय बड़वानी में हम मनाने के लिए आए थे। पलसूद से इकट्ठे होकर बाइक रैली लेके यहां पर आए थे। हमने उस टाइम पे जो जनप्रतिनिधि थे उनसे बात की थी कि आपको पानी की व्यवस्था करना है, आपको टेंट की व्यवस्था करवाना है, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि थे वो कॉलेज के ग्राउंड में कोई और कार्यक्रम में मग्न थे और हम रैली लेके आए थे। तो वहां के लोग हमारे साथ में आए थे और यहीं आके हमने टेंट के जो रस्सियां बांधी थी और दरिया बिछाई थी और यहां कार्यक्रम किया था। जब मैं बोल रहा था वेदना दिल से निकलती है, दर्द अंदर से आता है। जब मैं बोल रहा था तो कम से कम 10 से 15 लोग फूक फूक करके रो रहे थे और उसमें जाड़िया भाई भी सामने थे जो आज इस दुनिया में नहीं, वो सत्य कार्यकर्ता थे। तो साथियों, वहां से स्टार्ट करके हमको छुट्टी चाहिए थी। रणनीति के ढंग पे पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन चलाया और एक एक करके मध्य प्रदेश के 19 जिलों में स्थानीय अवकाश घोषित करवाया था। और जब 18 में मेरे बड़े भाई राजेंद्र जी ने बताया, माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, एक प्रतिनिधि मंडल गए थे, पूरे डाटा और तथ्य के साथ में बात को प्रस्तुत किया था और पूरे मध्य प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो अनुसूचित जिले हैं वहां के कलेक्टरों में, उसमें बड़वानी जिले का कलेक्टर भी शामिल है, उसमें बुद्धि नहीं, भूसा भरा भूसा। क्यों? क्योंकि आपको 3 छुट्टी स्थानीय स्तर पर घोषित करने का पावर होता है। मेरे जिले में 70% आदिवासी लोग रहते हैं। जन भावना का अपमान कर रहे हैं आप और एक स्थानीय अवकाश हमारे लिए घोषित नहीं कर पाए। आप किसकी गुलामी कर रहे हैं? आप आरएसएस की गुलामी कर रहे हैं या भाजपा की गुलामी कर रहे हैं? आपको स्पष्ट करना होगा। मैं इस मंच के माध्यम से यहां के कलेक्टर का विरोध दर्ज करवाता हूं। और जब मध्य प्रदेश की सरकार बनी और सरकार को गिराया गया, आपको ऐसी क्या तकलीफ हो गई थी भाजपा की सरकार? मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी को आपने निरस्त किया, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी आपको? उस कारण का जवाब ये देश का जो आदिवासी वो मांगता है। हमको फैसला करना, अभी हमको किसके साथ में रहना चाहिए।
बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पगला गया है, सेल टैक्स ऑफिसर की नौकरी छोड़ के इधर आ गया है। मैं पगलाया नहीं हूं, मेरी बुद्धि सही हो गई है। मैं घास काटने नहीं आया हूं, ये लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं और लड़ूंगा। जब तक जीऊंगा तब तक लड़ूंगा। लेकिन हमको लड़ाई का मार्ग सही दिशा में इख्तियार करना होगा। मेरे इलाके की समस्या क्या है उसको पहचानना होगा। आप इलाके में चले जाइए, सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं है, स्कूलें टपक रही हैं, बच्चों की हत्या कर दी जाती है। मोजाला में एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई, उसकी मौत नहीं उसकी हत्या की गई है। लेकिन जांच करने के लिए इनके पास न्यायिक कमेटी बनाने के लिए कोई पावर नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं होती है। आप रोड देख लीजिए, आप पुलिया देख लीजिए, पूछते हम ये काम ऐसा क्यों हुआ, बोले 60% से काम होता है। समझते हो 60% से क्या होता है? 10 लाख का काम मंजूर हुआ तो 6 लाख में काम करना है, अर्थात 40% पहले ही बढ़ जाएगा। और उसके बाद में जो एजेंसी होगी उसको पत्रकारों को भी देना होगा। मुझे कतई ग्रोज नहीं है बात कहने में यहां से। उसके बाद में दादा पहलवानों को भी देना होगा। उसके बाद में क्षेत्रीय जो छुट भैया नेता है उनको भी देना होगा। कितने में काम करेगी वो एजेंसी? इसलिए स्कूलों की छतें गिर रही हैं, पुलियां गिर रही हैं और हमारे रास्ते पे कीचड़ भरा है। अभी भी कई सारी स्कूल ऐसी हैं जहां पर बच्चे स्कूल जाने के लिए दलदल में चल के निकलते हैं। क्या यहाँ के शासन प्रशासन को दिखता नहीं है? तो इसका हिसाब अब आदिवासी समाज के युवाओं को मांगना होगा। आदिवासी समाज के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये जो पीले गमछे वाले मेरे भाई हैं, जयस का कार्यक्रम भी 16 मई 2013 को यहीं पे मंच बना था और हम यहीं मौजूद थे। इसके संस्थापक के रूप में भी हम थे। लेकिन लड़ाई का जो मुद्दा है आपस में लड़ने का नहीं है। लड़ाई का मुद्दा हमारे समाज की जो मूल समस्या है उसको लेकर लड़ने का है। हमारे समाज का जो संविधान में अधिकार है उसको लेकर लड़ने का है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया हूं, लेकिन सब समाज का मुद्दा आ जाए तो आदिवासी समाज एक होना चाहिए। लेकिन हम गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं यहां से कहना चाहता हूं, हमने 2007 से लेकर 12 तक पूरे इलाके में मीटिंगें कर करके उप समाजवाद पर आधारित संगठनों को आपस में बिठाया था और आदिवासी के नाम पे समाज को इकट्ठा किया था। लेकिन हमारे लालची लोग उसके बहकावे में वापस आए। जो नागपुर में बैठ के रणनीति बनाता है, 3 अक्षर का संगठन आरएसएस हमारे समाज को उप समुदाय में बांटना चाहता है। भीलों का संगठन अलग, भीलाला का संगठन अलग, बारेला का संगठन अलग। ये बारेला समाज का उम्मीदवार है, ये भीलाला समाज का उम्मीदवार है, ये भील समाज का उम्मीदवार है, ये वर्ला का है, ये चाचरिया का है, ये पार्टी का है। ये जो नाटक चल रहा है इसको हमको खत्म करना होगा। जो आदिवासी समाज का योग्य आदमी है वो किसी भी उप समुदाय से आता हो, लेकिन हमारा नेतृत्व कर सकता है तो उसको हमको सीना ठोक के सामने लाना पड़ेगा। ये इतनी हिम्मत हमको करना पड़ेगा। तो मेरे भाई, मैं समय ज्यादा हो रहा है इसलिए अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन आखिरी 2-3 बात। एक जो परंपरा हमारे समाज में हरसिंह भाई बताते बताते कुछ पढ़े लिखे नौजवान साथी, सोशल मीडिया का जमाना आया है, क्रांति आई है और मोबाइल का उपयोग ठीक है जन जागृति में कर रहे हैं, मैं सैल्यूट करता हूं उनको। लेकिन कॉलेज 11-12 में पढ़ने वाले बच्चे जो समय का और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत लाइन में जा रहे हैं और नाबालिग उम्र में शादी कर रहे हैं, घर वालों को गुमराह कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है। और जब ये गलती कर जाते हैं तो हमारे समाज के ठेकेदार लड़की तरफ से भी और लड़के तरफ से भी दोनों दलाल झगड़ा तोड़ने के लिए बैठते हैं। और जो बात
25,000 30,000 में खत्म होना चाहिए, उसको 4-4 5-5 लाख रुपए में खत्म करते हैं, क्योंकि दलालों के इसमें 20-20 50-50 हजार रुपए जुड़े हुए होते हैं। इसको हमको समझने की जरूरत है। तीसरी जो बात है, जो मेरे पढ़ने वाले नौजवान साथी हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि मेरे समाज की समस्या को दूर करने का एकमात्र साधन है शिक्षा। इस गुरु मंत्र को, इस मूल मंत्र को, इस हथियार की ताकत को समझिए। मैं भी कभी लकड़ी और घास बेचता था, मजदूरी करता था, लेकिन मैंने पढ़ाई की, अफसर बना और आज लोकसभा का चुनाव लड़ा। किसके बलबूते पे? शिक्षा के बलबूते पे। नहीं तो मैं भी वहीं जीता और वहीं मर जाता। इसलिए यह पढ़ने की उम्र है, आप लोग पढ़िए और पढ़ने के साथ में समाज का भी अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए। ये दुनिया वाले सिर्फ कहने से नहीं मानते हैं, उसको हमको प्रूफ करना पड़ता है। तो इसके लिए हम सारे युवाओं की एनर्जी को लगाना चाहिए। ये बात मैं यहां से कहना चाहता हूं। दूसरी बात, तीसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, वही 3 अक्षर के संगठन के इशारे पर आया है। ये हमको समझने की जरूरत है। मेरे भी समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग, कुछ होशियार लोग इसकी तरफदारी करने में लगे हुए हैं, इस निर्णय के। लेकिन उसकी नब्ज को पहचानिए मेरे भाई। ओबीसी के समाज के लोग ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा संपन्न हैं, वो संगठित क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। 6 लाख से अधिक की सीमा इनकम जैसे ही पार करोगे, आप ओपन कैटेगरी में आ जाओगे।